जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म GSIS पर। आज हम लोग इस क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो बेसिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की अगर शुरुआत देखी जाए तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। तो आज हम लोग इस क्लास में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है ये रसायन विज्ञानों का विज्ञान है। जो रसायन विज्ञान है ये विज्ञानों का विज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे देखेंगे तो ये भौतिक विज्ञान है। अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां भी ये हर जगह पर आपको देखेंगे, हर जगह पर आपको ये मिलता है। इसीलिए जो रसायन विज्ञान है इसे विज्ञानों का भी विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान हमारे मिस्र देश से आया है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति पूछेंगे रसायन विज्ञान किस देश से आया है, तो रसायन विज्ञान जो ये मिस्र देश से आया है। रसायन विज्ञान ये मिस्र देश से आया है। तो इसे पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ का सब्सटेंस या फिर इसे कहिए द्रव। द्रव कहिए, द्रव मतलब सब्सटेंस हो जाएगा, मैटर मतलब हो जाएगा पदार्थ। ठीक है, तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप देखेंगे द्रव हर जगह, पदार्थ हर जगह पर उपस्थित है। आप भी पदार्थों से बने हुए, अगर जहां किसी भी तरफ देखिए हर तरफ आपको पदार्थ पदार्थ ही दिखेगा। कहीं भी देखिए जो चीज स्थान घेर रही है, और जो चीज स्थान घेर रही है, ठीक है, जो चीज स्थान घेर रही है उसका कुछ न कुछ भार है, तो वह द्रव होता है, पदार्थ होता है। कोई भी चीज लीजिए, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये इतना स्थान घेर रही है, ये इतना स्थान घेर रही है, और उसका कुछ ना कुछ भार है ना, तो ये भी एक पदार्थ है। सिर्फ एक ही चीज अपवाद में आता है जो कि जिसमें भार भार नहीं होता, परंतु वो भी स्थान घेरती है। प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी चीज है जो वो भी पदार्थ ही है, परंतु वह भार नहीं होती। उसमें पदार्थ में भार होती है, सूर्य की रोशनी आती है उसमें कोई भार होती है? भार नहीं होती है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे वो भी स्थान घेरती है, पूरे पृथ्वी पर वो फैल जाती है, वो भी अपना एक स्थान घेर रही है। लाइट जल रहा है वो भी अपना स्थान घेरेंगे, इसमें भार है? कोई भार नहीं है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ? मिस्र देश से हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे केमिस्ट्री आज। ठीक है, हमारी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है तो उसका आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव। द्रव द्रव कहिए या फिर इसे पदार्थ कहिए, एक ही बात है। ठीक है, द्रव कहिए या फिर इसे हम लोग पदार्थ कहिए। ठीक है, द्रव कहिए या पदार्थ कहिए, बात एक ही है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग द्रव और पदार्थ पढ़ते हैं। तो द्रव और पदार्थ होता क्या है? तो देखिए, जो ये स्थान घेरती है, स्थान घेरे, स्थान जिसमें स्थान हो, स्थान के साथ साथ उसमें भार हो, वह सभी चीज पदार्थ होता है, मैटर होता है। ठीक है, स्थान घेर दो और भार। लेकिन एक प्रकाश है, लाइट। लाइट ही एक ऐसा है जिसमें स्थान तो होता है, स्थान तो होता है, परंतु परंतु इसमें भार परंतु इसमें भार नहीं होता। एक लाइट ही ऐसे इसका अपवाद है जिसमें स्थान तो होता है, इसमें वो स्थान तो घेर रही है, प्रकाश आती है, स्थान घेरती है, लेकिन उसमें अगर आप भार देंगे उसमें किसी प्रकार का भार नहीं होता है। ये होता है हमारा द्रव और पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? जो कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरे और उसमें कुछ ना कुछ भार हो, वो सभी चीज वो पदार्थ से बनी हुई है। आप भी पदार्थ में, आपके अंदर भी पदार्थ है, हर एक चीज जिसमें भार स्थान, वो चीज समझ लीजिए, वो सीधा उसको सीधा आप टिक मारिए, वो पदार्थ ही है। ठीक है, अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है इसे भौतिक। ठीक है, इसको दो प्रकार, दो चीजें में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला तो किया गया है इसे भौतिक, भौतिक में, दूसरा इसे रासायनिक में, रासायनिक में। तो अब भौतिक के आधार पर इसे बांटा गया है, उसे रसायन के आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक के आधार पर। ये हो गया हमारा पदार्थ। अब पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भौतिक के आधार पर
जो आप देखने से ही पता चल जाता है, जिसे आप देखने से पता चल जाता है इसका ये गुण कैसा है। जैसे आपका कोई दोस्त आपको क्लास में पढ़ता होगा, अगर वो तो काला होगा, वो काला है, आपको काला दिख रहा है, तो इसका मतलब वो उसका वो भौतिक गुण है। लेकिन वो अंदर से कैसा है, अंदर से जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, या फिर किसी न किसी बात में उसे समझ उसे मारने का मन कर रहा है, या फिर बहुत सीधा साधा, वो उसका रासायनिक है, वो अलग बात है। उसके अंदर की जो चीजें हैं वो रासायनिक, लेकिन आपको दिख कैसे रहा है वो भौतिक है। ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये ठोस है, ये ठोस है ना, ये बहुत ठोस है, ये इसका भौतिक, लेकिन अंदर से इसका एक किसका बना है, ये सब इसका रासायनिक चीज होती है, ठीक है। ये ऊपर से दिख रहा है ठोस है, तो इसका मतलब इसका ये भौतिक गुण है, लेकिन अंदर से कैसा है, ये अंदर से इसकी क्या क्या है, रासायनिक किस किस चीज से मिलकर बना है, ये सब रासायनिक है। ये मार्कर है, आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसका, ये इस बार ये पूरा ठोस है, ये पूरा ठोस है, तो ये भौतिक है, ठीक है। आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लेकर आए, उसका जो वो द्रव में है, वो द्रव में लिक्विड फॉर्म, वो उसका ये भौतिक हो गया, भौतिक गुण हो गया। लेकिन अब उसमें द्रव में क्या क्या मिला है, क्या क्या है उसमें, ये सब उसका हो जाएगा रासायनिक में चला जाएगा। तो द्रव ऐसा चीज है, मतलब भौतिक का आधार ऐसा जिसे हम लोग देखने से ही पता चल जाता है। आप देख के ही बता सकते हैं ये कैसा है, ठोस है, कैसा है, कैसा है, तो ये सब उसका देखने से पता चल जाता है, ठीक है। तो अब इसमें भौतिक को सब मेनली तीन आधार पर बांटा गया है। भौतिक को मेनली तीन आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले भौतिक को बांटते हैं ठोस में। ठोस के जो कण होते हैं, जो ठोस के ये कण होते हैं, ये बहुत घने घने होते हैं। तो घना से ही बना है घनत्व। जो ठोस है ये बहुत घनत्व होता है। इसके जो ठोस हैं, जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स इसके ये बहुत नजदीक होते हैं ठोस के। तो इसलिए ठोस बहुत, मतलब जो ठोस का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये जैसे इसमें आता है, जैसे बोर्ड आ गया, कोई भी चीजें हो गई जिसका मतलब समझ लीजिए इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद आता है गैस, देखिए उसके बाद आता है गैस, नहीं ठोस आता है, ठोस के बाद आएगा द्रव, ठोस के बाद आता है द्रव, द्रव के बाद आता है गैस। अब हम लोग आपको अंतर बताते हैं, ठीक है। ठोस आ गया, द्रव आ गया, गैस हो गया। ठोस का घनत्व होता है बहुत ज्यादा होगा, ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा है। घना से ही बना घनत्व, जिसका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा घने, सबसे ज्यादा पास पास होंगे, उसका होता है घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो वो जाएगा ठोस में। और जो गैस होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ये बहुत तेज, मतलब ये फैलता है, इसलिए होता है गैस, ठीक है। तो गैस का जो सबसे तेज गति किसमें होगी, सबसे तेज गति गैस में होगी, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर, इसकी सबसे तेज गति होगी। उसके बाद बीच में ये द्रव पड़ जाता है, इसके बीच में रहता है। इसका ठोस सबसे ज्यादा है, इसका घना सबसे ज्यादा है, इसका घना सबसे कम है, तो ये बीच में है। इससे कम होगा, इससे कम होगा, गैस से ज्यादा होगा इसका घनत्व। तो द्रव होता है ये सबसे, समझ लीजिए इसे बीच में रहता है, ठीक है। तो गैस का गति भी सबसे तेज होगी, ठोस का गति होगा, ठोस का गति बहुत धीरे धीरे होगा, गैस का गति बहुत, गैस का फैलाव सबसे तेज उसका फैलाव होगा, गैस का फैलाव, क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसको जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो एटम होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए से गैस है, ठीक है। गैस का भार भी हल्का होता है, और जो ठोस आता है ये बहुत ज्यादा भारी होता है। ठोस का भार ज्यादा होता है, गैस का भार बहुत कम होता है। अब देखिए ठोस का जो होता है, ठोस एक निश्चित होता है, ठोस का एक आकार जो होता है, ठोस का आकार वो निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, और इसका भार भी निश्चित होता है। परंतु गैस का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को, पानी को गिलास में रख दीजिएगा, वो गिलास का रूप ले लेगा। थाली में रख दीजिएगा, वो थाली का रूप ले लेगा। मतलब द्रव का कोई भी इसका निश्चित स्थान, भार तो निश्चित होता है, और गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता, गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में एक और आता है, चौथा फॉर्म होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था, ये चौथी अवस्था है, ये भौतिक की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। भौतिक की चौथी अवस्था होती है ये प्लाज्मा अवस्था। ये तो समझ लीजिए बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ लीजिए, भी काम देगा। भौतिक की चौथा अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था ऐसी अवस्था है जो सबसे ज्यादा गर्म होती है। देखिए कोई भी चीज होता है, मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी एटम है, अगर उनको आप गर्म करेंगे तो वो बन जाएगा द्रव। आप बर्फ लीजिए, बर्फ लिए हैं, उसमें आप द्रव
बर्फ लिए हैं, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो जब हीट करने से मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं। अगर आप क्लास में बैठे हैं और कोई वहां पर आग लेकर चला जाए, कोई वहां पर आग लेकर चले जाए, आप दूर दूर भागेंगे नहीं भागेंगे? तो उसी प्रकार द्रव में अगर हीट को लगाया जाता है, कोई मॉलिक्यूल से अगर वहां हीट उसे हीट किया जाएगा तो वो दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम जैसे आपको क्लास में अगर कोई आपको आग लेकर दौड़ाए, उसी प्रकार। तो मॉलिक्यूल जो ठोस के द्रव जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। अगर आप इन्हें हीट करेंगे, अगर आप इसे हीट करेंगे तो जैसे बर्फ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बर्फ, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं बर्फ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं बर्फ। बर्फ हम लोग ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बर्फ ले लिए। अब बर्फ को हीट करेंगे तो बर्फ क्या बन जाएगा? बर्फ को हीट करने पर बर्फ बन जाएगा पानी। ठीक है, अब पानी बन गया, पानी को और हीट करेंगे, ये बन जाएगा गैस। और भी इसे हीट करिए, और भी अगर हीट करेंगे इसे, और अगर इसे और भी हीट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लाज्मा। मतलब सबसे ज्यादा गर्म अवस्था, सबसे ज्यादा गर्म अवस्था, अगर कोई भी सबसे ज्यादा गर्म अवस्था में होती है तो वो होती है प्लाज्मा की अवस्था। सबसे ज्यादा गर्म होती है ये। लोहे को अगर आप गलाइए, लोहे को अगर आप गलाइए तो उसको कोई चीज बनाना होता है तो लोग उसको प्लाज्मा अवस्था में ही करके बनाते हैं। प्लाज्मा आप देखे होंगे, प्लाज्मा का सबसे मेन रूप होता है खेखार। जब आप देखते हैं खेखार तो वही होता है प्लाज्मा, सबसे गर्म कर दीजिए बस। तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गर्म होता है, सबसे ज्यादा हॉट पॉइंट वो होता है प्लाज्मा की। सूर्य देखें, सूर्य में जो उसकी उष्मा होती है, सूर्य एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। उसमें तमाम प्रकार के गैसें रहती हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं। मतलब इतना भिड़ रहे हैं कि अब वो एकदम पूरा गैस में आ गए हैं, प्लाज्मा अवस्था में है। तो सबसे ज्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी की होती है तो होती है प्लाज्मा, सबसे ज्यादा हीट होता है। अगर देखिए लोहा को भी, सोना को भी, अगर उसे बनाते हैं, अगर उसे दूसरा कोई रूप देते हैं तो सबसे पहले उसे सबसे ज्यादा गर्म करते हैं, उसको प्लाज्मा अवस्था में करते हैं, फिर उसको किसी भी रूप में रख के उसको ढाल देते हैं। तो ठीक है, फिर इसके बाद एक आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवी अवस्था है। ये पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, ये पांचवी अवस्था होती है। ये भौतिक पदार्थ के भौतिक आधार पर ये पांचवी अवस्था है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये है, ये हमारे भारत के एक वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस थे। हमारे भारत के वैज्ञानिक एक सत्येंद्र बोस थे। उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी, भौतिक के आधार पर पांचवी अवस्था की खोज की थी। देख लीजिए, ये वो गुलाम, जब हमारा भारत देश गुलाम था उस समय की बात है। उस टाइम में भी हमारे देश में कितने मतलब गुलाम देश में भी इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने भौतिक के आधार पर पांचवा पदार्थ का स्थान खोजा। ठीक है, तो वो जो सत्येंद्र थे, इन्होंने पांचवें स्थान का खोज किया, सिद्धांत इन्होंने दिया, अपना सिद्धांत दिया कि एक पांचवी अवस्था भी है, एक पांचवी अवस्था भी है जो देखिए, जो प्लाज्मा है सबसे ज्यादा गर्म होती है, और जो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। -273 माइनस, इन्होंने दो मॉलिक्यूल्स लिए, सबसे हल्के हल्के दो मॉलिक्यूल्स लिए, और उसे -273 डिग्री सेल्सियस पर उसे ठंडा किया। उसे जब ठंडा किए तो वो उदासीन हो गया, जानते वो उदासीन हो गया, सुपर कंडक्ट बन गया, सुपर कंडक्ट बन गया। उसमें अगर बिजली आती है ना, उसमें अगर वो इलेक्ट्रिक आता है, वो जाने दो, उससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। जो सुपर कंडेंसेट है, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसमें अगर बिजली से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिजली आएगी आराम से जाने दो। आजकल हमारे घरों में जो तार लगे हैं, आधे रास्ते में आ जाते बिजली खा लेती है, लेकिन ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है जो है, इसमें कोई भी बिजली खपत नहीं होती। मतलब एकदम उधर से कोई भी किसी से चीज मतलब नहीं। जब ये एकदम ठंडा हो जाए तो उसका पूरा समझ लीजिए पूरा फ्यूज उड़ गया इसका, इतना कोई भी चीज आए जाने दो, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं रोकता था ये। ठीक है, बोस आइंस्टीन ये कितना डिग्री पर, -273 डिग्री पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना था। ठीक है, तो इसे एक गिलास में रखा गया। बोस आइंस्टीन को एक गिलास में रखे तो ये जो है ना, एकदम समझ लीजिए छोटा सा गढ़ था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो उसको गिलास में रखे, वो बाहर निकल गया। क्योंकि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इतना ठंडा होता है, वो किसी भी सतह को टच ही नहीं करता। अगर उसे दीवार पर रखेंगे तो दीवार को टच नहीं करेगा, वो ऐसे ऊपर ही रहेगा। गिलास में रखे थे, गिलास ऐसे निकल के ऐसे बाहर देखने लगा क्या है। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वो किसी भी सतह को टच नहीं करता। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, लेकिन जब वो गति करेगा, वो निकला गिलास में रखे, वो निकल गया, गिलास से निकल गया, फिर वो जब भागने लगेगा
तो जब वो भागेगा उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो खपत होगी, कुछ ना कुछ से हीट मिले, जब वो दौड़ेगा, आप भी अभी दौड़िए, अभी आपको हीट होगी ना, तो गर्मी निकली, तो वो जब भागने लगता है तो उसका जो हीट है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ, मान 273 से टेम्परेचर कम हुआ, वो फिर सीधा चला आएगा गैस में, ठीक है, गैस द्रव में आ जाएगा। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो था, ये अपना सिद्धांत दिए कि एक पांचवी अवस्था भी है, इसे अंग्रेजी पेपरों में छापिए। तो उस समय अंग्रेज जो थे, ये इंडियन लोग खोज लेगा, ये इंडियन लोग खोजेंगे, नहीं छापा गया। बोस-आइंस्टीन का कंडेंसेट ये नहीं छापा, जो बोस सत्येंद्र का था। फिर अपना सिद्धांत इन्होंने एक लिफाफे में लिख कर आइंस्टीन को दिया। फिर आइंस्टीन ने देखा, कहा ये तो सही है, आज भी भारत देश के गुलाम, मतलब भारत देश गुलाम होते हुए वहाँ पर आज इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। तो उस समय बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो था बोस सत्येंद्र का, तो वो उन्होंने आइंस्टीन के पास भेजा। फिर आइंस्टीन ने उसको मतलब उन्होंने बताया कि हाँ ये सही है, फिर उसको पेपर में छपवा गया। तो बोस-आइंस्टीन ने, जो बोस सत्येंद्र थे, उन्होंने कहा कि अगर आइंस्टीन नहीं होते तो हमारे सिद्धांत का कोई मतलब नहीं था। आजकल कभी कोई अपना सिद्धांत देगा तो वो बताएगा ये तो हमारा ही सिद्धांत, तो कोई चोरी कर लेगा। लेकिन उस समय भी बताइए इतनी इंसानियत थी कि वो बताया कि हाँ ये बोस सत्येंद्र का है। तो इसीलिए बोस सत्येंद्र ने कहा कि बोस आइंस्टीन के बिना हमारा सिद्धांत कुछ नहीं था। इसीलिए इनके जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसीलिए इसमें बोस का भी नाम है और आइंस्टीन का भी नाम है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांत का नाम होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा योगदान आइंस्टीन का है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं कहा तो हमारे सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो फिर ये हो गया। तो भौतिक के आधार पर 5 अवस्थाएं होती हैं। भौतिक के आधार पर पांच अवस्थाएं हम लोग देखिए, जो कि मेनली होता है 3 ही होता है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक के आधार पर। रसायन के आधार पर पदार्थ का वर्ग, मतलब कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक के आधार पर जो तत्व होते हैं, तत्व को जो बांटा गया है रसायन के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले इसे बांटा गया है तत्व में, फिर इसे बांटा गया है यौगिक में, फिर इसे बांटा गया है मिश्रण में। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक के आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर उसके बाद आता है रासायनिक अवस्था। रासायनिक के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, जो कि क्लास 11 की बुक में है दिया गया। ठीक है, तो एक तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखिए तत्व क्या होता है। पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिए रहते हैं वो सब तत्व होता है। ये किसी भी, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता, ये पूरे शुद्ध के शुद्ध होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं तत्व। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो, यह तत्व होता है। यह जो तत्व होता है ये एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व बने होते हैं। तो तत्व क्या है, तत्व जो होता है एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिए होते हैं वो सब के सब तत्व हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ले लेते हैं AU ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं AU। ठीक है, तो AU मतलब होता है गोल्ड, सोना। तो जो एक देश है जहां पर AU को कहा जाता है ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंट ही जो होता है गोल्ड। तो गोल्ड हो गया, जो ये गोल्ड हो गया सोना, ये होता है AU। किसी भी प्रकार का गोल्ड में किसी भी प्रकार की मिलावट आपने देखा है? अगर सोना में किसी प्रकार का मिलावट है तो समझ लीजिए आप ठग उठे हैं। अगर आप गोल्ड को गए, इसको जांच करवाना, उसको चेक करवाए, फिर उसमें अगर सोना लोहा निकल गया तो फिर समझ लीजिए आप वो ठग, क्योंकि सोना में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता, क्योंकि वह एक तत्व है,
वह एक तत्व है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में किसी भी प्रकार का मिलावट होता है? ऑक्सीजन किसी प्रकार का मिलावट होता है? ऑक्सीजन किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता। तो ये सब एक तत्व है, जो भी पीरियोडिक टेबल आपको देगा सब के सब एक तत्व है, ठीक है। अब हम चले आते हैं यौगिक में। अब हम लोग चले जाते हैं यौगिक में। तत्वों का दो या दो से अधिक, किताब में परिभाषा दी गई है, दो या दो से अधिक तत्वों के योग को हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। इसे कहते हैं एलिमेंट्स, तत्व को कहते हैं एलिमेंट्स इंग्लिश में, यौगिक को कहते हैं कंपाउंड, और मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। तो तत्व क्या होता है? तत्वों के ही दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात को हम लोग यौगिक कहते हैं, जिसका एक कोई निश्चित सूत्र होता है। ये नहीं कि कितना भी ले आकर मिला दिए, कुछ भी लेकर मिला दिए उसे बोल दिए ये यौगिक है, नहीं, उसका एक निश्चित सूत्र होना चाहिए, उसका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे कि H2O, इसका एक निश्चित अनुपात में वाटर का हाइड्रोजन इतना रहेगा, वाटर इतना ही रहेगा। NaCl, इसका भी एक निश्चित अनुपात रहेगा, ये इतना रहेगा, ये इतना रहेगा। तो जो यौगिक होता है, यौगिक एक तत्वों के मतलब तत्व ही होता है, देखिए एक परमाणु होगा, तत्व क्या है? एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, तो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, ये एकदम शुद्ध है, ये एकदम शुद्ध है, ठीक है। अब इसी तत्व को दो तत्वों को जोड़ दीजिए या दो से अधिक तत्वों को जोड़ दीजिए, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जोड़ेंगे, उसका कोई फार्मूला होगा, याद रखिएगा, उसका कोई फार्मूला होगा तभी वो यौगिक होगा, नहीं तो वो यौगिक नहीं होगा। तो ये हो जाता है H2O, ये हो जाएगा H2O। अब इसी में फिर अब यही हो जाता है यौगिक, ठीक है, ये हो जाएगा यौगिक कंपाउंड। तो मतलब तत्वों के निश्चित अनुपात को हम लोग, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को, जिसका कोई सूत्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं यौगिक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिश्रण। इसका कोई भी सूत्र नहीं होता, कोई भी ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, वो सब मिश्रण होता है। दाल भात चोखा, ठीक है, दाल भात चोखा, उसको कोई निश्चित अनुपात है नहीं, वो सब मिश्रण है। मूंग की दाल ले लीजिए, अरहर की दाल लीजिए, उसको बढ़िया से देखकर मिला दीजिए, वो हो जाएगा मिश्रण। मतलब इसका कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता, कोई भी किसी में से मिला दीजिए, वो हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। तो ये होता है तत्व, एलिमेंट्स, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण का हो जाएगा मिक्सचर। आप लोग तत्व समझ में आ गए? तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है, तत्व मतलब एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यौगिक का एक निश्चित अनुपात होता है, तत्व से ही मिलकर बना होता है। यौगिक मिश्रण का कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता, ये किसी में लेकर मिला सकते हैं। दाल भात चोखा, मूंग की दाल, अरहर की दाल, खिचड़ी एक मिश्र के उसमें क्या उसमें ये करते हैं कि हाँ इतना ये रहेगा, इतना तभी ये ठीक होगा, इतना दाल मिलाओ, इतना पानी मिलाओ, मतलब मिलाया जाता है कि हिसाब से मिलाइए, इतना ही मिला दीजिए, उससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसका भी होता है, लेकिन उसमें कोई निश्चित थोड़ी होता है कि हाँ इसी अनुपात में से मिलाना है। किसी को नमक ज्यादा पसंद है, किसी को तीखा ज्यादा पसंद है, तो वो अपने अपने हिसाब से मिलाए, कोई उसका निश्चित अनुपात थोड़ी ना नहीं बनाया गया ना। तो फिर बस इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मिश्रण। अब तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को हम लोग इस बार से तत्व देखेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। तत्व जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्स, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है अधातु, एक है धातु, एक है अधातु, एक है अर्धधातु, उपधातु। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। अब देखिए धातु क्या होता है। धातु नाम है इसका धातु, 2 3 नाम है इसका धातु, लेकिन इसका काम है चालक, ये होता है चालक, ये होता है अधातु, होता है कुचालक। अभी हम बताते हैं क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है कुचालक, और उपधातु होता है अर्धचालक, अर्धचालक। अब देखिए धातु ये होता है चालक, ठीक है। जो धातु होता है इसमें धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक धारा
धातु में इलेक्ट्रिक प्रवाहित होगी, धारा इसमें प्रवाहित होती है धातु में जो होता है इसमें धारा प्रवाहित होगी। जैसे कि आप लोग ले लीजिए लोहा एक प्रकार का धातु होता है, लोहा एक प्रकार का धातु होता है जिसमें आप देखेंगे धारा प्रवाहित होती है। एल्युमिनियम में भी धारा प्रवाहित होती है। कॉपर में भी धारा प्रवाहित होती है। कॉपर ऊपर के एक निश्चित वो होता है भाई, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कॉपर में मिलेगा, लोहा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम भी मिलेगा। देखिए एक तत्व है, अब तत्व में ही आता है धातु है, ठीक है, ये धातु है। और इसमें देखिए लोहा जो होता है इसमें ये भी एक धातु होता है, लोहा एक धातु होगा, एल्युमिनियम एक धातु, जिसमें करंट सप्लाई होगा, जिसमें धारा प्रवाहित होगी वह एक धातु होता है। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है वो होता है अधातु। जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये तो सही हुआ, ऑक्सीजन अधातु में आ गया। अगर ऑक्सीजन भी धातु होता तब क्या होता? धातु तो हर जगह फैला हुआ है, हाँ, ऑक्सीजन तो हर जगह फैला हुआ। अगर ऑक्सीजन भी धातु में आता तब तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तब तो जो भी सुनता कहीं से ज्यादा आता, ट्रांसफार्मर के पास आ जाते, ऐसे सांस लेते, उसके बाद ट्रांसफार्मर से लाइट निकलती, क्योंकि वो धातु है। अगर धातु होता तो उसके बाद लाइट निकलती, फिर आप वाले सीधे मारते धारा, वो सब क्या हुआ? अरे वो सूंघ रहे थे, ऑक्सीजन सूंघ रहे थे, ट्रांसफार्मर से लाइट मार दी, हाँ। तो ये सोचिए जो ऑक्सीजन होता है ये अधातु होता है, ठीक है, धातु नहीं है। फिर उसके बाद होता है उपधातु क्या होता है? ये तो धारा देगी लेकिन रुक के देगी, बहुत कम मात्रा में देगी। जिसको कम मात्रा में अगर धारा चाहिए तो उपधातु होती है। अब देखिए उपधातु में आता है जैसे कि सिलिकॉन देखे हैं, सिम, मोबाइल के सिम देखें, मोबाइल के सिम में जो ऊपर पीला होता है वो होता है सिम। अब देखिए किसी को बहुत ज़्यादा धारा चाहिए तो वो हो जाएगा धातु, धारा नहीं चाहिए तो उसमें यूज किया जाएगा अधातु। कम धारा चाहिए, रुक के धारा चाहिए, बहुत कम मात्रा में धारा चाहिए तो हो जाएगा उपधातु, अर्धचालक। अब देखिए चालक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक, और उपधातु को अर्धचालक को हम